अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में ये बताएं कि लाहौर में पेश आई घरेलू मुलाजमा के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात क्या है, जहां मुलजिमान ने महज प्लेट से सालन लेने पर मुलाजिमा उस्मा की जान ले ली। कत्ल छुपाने के लिए लाश नाले में फेंक दी और चोरी का डरामा रचाया। घरेलू मुलाजमा को बेरहमी से कत्ल करने वाली माँ और बेटी को जेल भिजवा दिया गया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। घरेलू मुलाजमा के कत्ल की लर्जा खेज वारदात, माँ और बेटी ने मिलकर मुलाजमा उज़मा की जान ले ली। वाकया पेश आया 18 जनवरी को इकबाल टाउन में। 16 साला उज़मा मारूख के घर काम करती थी। बेटी की प्लेट से सालन उठाने पर मारूख तैश में आ गई। स्टील का बर्तन उठाकर उसके सर पर मारा, जो मौत की वजह बन गया। इसने उसके सालन में हाथ डाल के ना सालन उठाया, उठा के मुंह में डाला, तो इसी गुस्से में आगे फिर जो चाय डाल गए होता है ना, सर में मारे हैं 2-3। मुलजिमान ने मकतूला की लाश नाले में फेंकी और चोरी का इल्जाम लगाकर उसके वुरसा को भी थाने बुलवा लिया। एक दिन बाद लाश मिली तो घिनौने जुर्म का पर्दा चाक हो गया। जुल्म की इंतहा देखी कि चोरी का भी इल्जाम उसी पे लगाया, उसके बाप को थाने में बुलवाया। उज़मा के अहले खाना के मुताबिक उनकी बेटी पर पहले भी तशद्दुद किया जाता रहा। 21 तरीक वाले बच्ची ला जाए, 21 तरीक तक मेरी बच्ची मार देती है ना। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मुलजिमान को जेल भिजवा दिया है और चालान जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और इसी पर बात करते हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इस्लाम में तो मुलाजमीन को वही खिलाने और पिलाने का हुक्म है जो मालिक खुद खाता है। माँ बेटी को यूं मुलाजमा को कत्ल कर देना, आखिर मुआशरा कितनी पस्ती की जानिब जा रहा है? देखिए, इस बात का जवाब मैं आपको बिल्कुल आखिर में देता हूँ, जो आपने इस्लाम में मुलाजिम या गुलाम का जिक्र किया। लेकिन इन मामलात का ज़हन में रखिए कि ना किसी मजहब, नजरिए, मुल्क या कौम से ताल्लुक नहीं है, इसका इंसानियत से ताल्लुक है। उसने रोटी में से सालन ले लिया, ये जुर्म है, लेकिन यहाँ पहुंचने तक की भी तो कोई तारीख होगी ना। वो सारा मामला जिसमें इंसानी हकूक शामिल है, मुझे बताइए पाकिस्तान में क्या पामाल वैसे नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। वो जो 2 खवातीन है जिन्होंने इस बच्ची पे जुल्म किया, जुल्म ये है कि उनकी अपनी बच्ची उस उम्र की है, और ये इंसानी नफ्सियात है कि इंसान को अपनी बच्चे, अपनी उम्र के बच्चों के सब बच्चे अपने बच्चे लगते हैं। ये हमारे माशरे की अक्कासी है। इसमें इंसान की गुर्बत भी नजर आ रही है, बेहिसी भी नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की लाताल्लुकी नजर आ रही है। लोग अपने फराइज से बगावत कर चुके हैं। माँ बाप ने भी बगावत की अपनी बेटी से, इन खवातीनों ने भी की, हमसायों ने भी की, माशरे ने भी की। अगर आज मीडिया इस बात को ना उछाले तो मुझे बताइए कि ये माशरे में वापस वो जराइम पेशा लोग, मैं तो उनको जराइम पेशा खवातीन कहूंगा, वो क्या तोहफे के तौर पे थोड़े महीनों के बाद वापस इस माशरे में नहीं आ जाएंगी? ये इससे बड़ा जुर्म होगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि सबको दिल में पता है कि मंतकी इंजाम तक ये लोग मुजरिम नहीं पहुंचते, ये वापस माशरे में तोहफे के तौर पे आते हैं। अब आप अगर मंतकी अंजाम तक पहुंचते तो ये वाकया अपनी नौयत का आखिरी वाकया होता। बिलाल साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना साहिबा, तैयबा और दीगर घरेलू मुलाजिमा बच्चियों के साथ तशद्दुद के वाकयात सामने आए और अब सिर्फ सालन लेने पर कत्ल कर देना, ये रविश किस तरह से रुकेगी? अब देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये जो गैर इंसानी एक समझें कि रवैये हमारे अंदर पनप रहे हैं, जो एक इंसानियत सोच मैं समझती हूँ कि जो हमारी अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, तो ये एक तो बात तय है कि जब तक हम अपने समाज के अंदर ये गैर सेहतमंदाना रवैयों की जो वजूहात बन रही हैं उनका खात्मा नहीं करेंगे, हम इन वाक़यात को नहीं रोक सकते। सबसे पहली बात है कि कौन सा ऐसा मुहज़्ज़ब माशरा है जो अपने बच्चों को बचपन ना दे सके? कौन सी ऐसी रियासत है जो ये फर्ज ना अपने ऊपर समझे कि हर बच्चा जो है कम अज कम जब तक वो बलूगत तक नहीं पहुंचता, उसकी जिम्मेदारी, उसकी तालीम की जिम्मेदारी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का कानून आर्टिकल 25A भी ये जिम्मेदारी जो है वो रियासत को दे रहा है, सूबाई हुकूमतों को दे रहा है। अगर आज हमारे बच्चे लोगों के घरों में काम करने के बजाय स्कूलों के अंदर हों, देखें बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम अडल्ट के साथ भी जो बालिग लोग घरेलू मुलाजमीन है उनके ऊपर भी बहुत कुछ होता है, जुल्म होता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये एक मैं
समझती हूँ हमारी एक इज्तिमाई जो है वो नाकामी है, कलेक्टिव फेलियर है रियासत का भी और हमारे समाज का भी। सजाएं तो ना होने के बराबर है। आप देख लें वो तैयबा के केस में जो है वो औरत तो जिसने वो सारा मारपीट किया था वो तो सऊदी अरब चली गई और वो हो गया, और उसके बाद वो जज साहब भी अगर आप उसको फॉलो अप करें तो वो भी उनको थोड़ी सी वो सजा हुई है, वो भी बाहर आएंगे और मजे करेंगे। और ये एक फैक्ट है कि सजाएं ना होना। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो एहसास से बेगानगी जो है वो जो बढ़ रहा है और इंसानियत से दूरी जो है हमारे यहाँ बढ़ रही है, इंसान दोस्त फिक्र जो है वो खत्म हो रही है, उसकी बड़ी वजह ये है कि रियासत जालिम होती जा रही है। जब रियासत जालिम होती है तो माशरा भी जालिम बन जाता है। ठीक है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इन वाक़यात का नोटिस ले और करार वाकई सज़ा दी जाए जो लोग इसमें भी मुलव्वस हैं। बिलाल भाई, आप ये बताइएगा कि ये क्या नफ्सियाती मर्ज़ है कि अपने आप को बरतर समझा जाए और जो आपकी खिदमत कर रहा है उसको आप इस हद तक कमतर समझें कि सालन लेने पर उसको कत्ल तक कर दें, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल जाए? जुमला इसमें कह दूं पहले मैं, इस्लाम ने जो अपना अरूज पाया है वो इसलिए नहीं पाया कि हमने गुलाम पाले हैं, हमने अरूज इसलिए पाया है कि हमने गुलामों को साहिबजादों का दर्जा दिया है। अभी जो डॉक्टर साहबा बात कर रही हैं ये सारी बात दानिस्तन या गैर दानिस्तन, अगर ये मिंबर से पूछे तो ये तो हजरत उमर खत्ताब के दौर की बात कर रही हैं। कमाल बात है कि उमर खत्ताब की, हजरत बिलाल हबशी की हम मसाले देंगे, लेकिन जो जुल्म माशरे में हम पैदा करेंगे इसको ठीक करने के लिए हमारे पास ना दुआ है ना दवा है। मामला यहाँ पे इंतहाई संजीदा है कि हम कलेक्टिवली अगर इतने डिटेरियोरेट कर चुके हैं तो हमें रास्ता दिखाने वाली अगर रियासत है तो आप रात को उनको भी देख लीजिए कि वो प्राइम टाइम शोज में वो जो गुफ्तगू होती है क्या वो हमारी रियासत है। मिंबर की नाकामी 70 साल से आपके सामने है। दुरुस्त करने वालों की अगर मुझे अब कोई उम्मीद नजर आती है तो वो सिर्फ दो अदारे हैं, या अदालत अपना फर्ज अदा करे और इस माशरे में सजाओं को नाफिज होता हुआ दिखाए, वरना फिर 25 साल इंतजार कीजिए जब ये स्कूल के बच्चे जवान हो जाएंगे जिनको फरजाना पढ़ाएंगी तो फिर मेरे ख्याल में यही इंसानी हकूक के अलमदार बनेंगे। हम तो नाकाम हो चुके। बिलाल साहब, फरजाना साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिए। एक और अहम मामला हम तक पहुंच रहा है, वो कहते चले आपके साथ और इसी पर आपसे डिस्कशन भी करेंगे। एबटाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हुई है, गोली चलाने वाला अपनी ही गोली का निशाना बन गया। खुशकिस्मती से जान तो बच गई मगर आंख और कान जख्मी हो गए। ये वीडियो हमने आपको दिखाई है, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, वाक़े की डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, एबटाबाद का इलाका है, यहाँ पर शादी का इनेकाद किया गया था। जैसे कि शादी में हवाई फायरिंग करने का रिवाज जो है वो अभी तक बरकरार है, जिसके खिलाफ पुलिस भी काफी कंपेन करती है और इसके असरात भी बड़े खतरनाक होते हैं। इस नौजवान को देखा जा सकता है वीडियो में, जिस तरह कलेशनकोफ से फायरिंग कर रहा है, लेकिन इसकी जब गोली फंसती है तो वो गोली निकालने के लिए कलेशनकोफ को नीचे करता है और गोली निकालने की कोशिश करता है। इसी असना में वो गोली चल जाती है और वो गोली इसकी आंख और कान से होती हुई जो है वो पार हो जाती है, जिसके बाद जो है इसे तशवीशनाक हालत में जो है खैबर अयूब टीचिंग अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इसका जो है इलाज जारी है। ठीक है सज्जाद, आपने हमें अपडेट्स दी, आपका शुक्रिया। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना बारी साहिबा, ये बताइएगा कि मुआशरे से इन फरसूदा रिवायत का खात्मा कैसे हो सके कि अपनी ही फायरिंग से एक शख्स अपनी आंख भी गवा बैठा, कान भी उसकी समात भी मुतासर हुई है। इन रिवायात का खात्मा कैसे मुमकिन हो पाएगा? बहुत अफसोसनाक वाकया है। देखें, वही बात है कि जब तक हमारे देखिए कवानीन मौजूद हैं, एक तो ये है कि जो ये हम स्मॉल आर्म्स ये लोगों को, ये हमें इस बात का फैसला करना होगा कि हमें लोगों के हाथों से हथियारों को छीनना होगा। और ये भी है कि आप शादियों पे हवाई फायरिंग नहीं कर सकते। कभी आप नहीं देखते कि लोकल पुलिस वाले जाके उनको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि वही बात है कि कानून बनाते हैं मगर उस पर अमलदारी नहीं करते। ये कहीं नहीं लिखा है, ये एक इलीगल बात है कि आप शादी ब्याह के मौके पे या वैसे आप सड़क पे खड़े होकर हवाई फायरिंग करें। इसके ऊपर कानून मौजूद है, ये एक जुर्म है। लोकल थाना
लोकल आपका काउंसलर का काम है, जो ही इस तरह का कोई वाकया हो फौरन उस जगह पे पहुंचे, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन चीजों पे अमल दरामद नहीं होता है। और लोगों की जहनियत जो है वो आप कह रहे हैं रवैये कैसे चेंज हो, रवैये तालीम से चेंज होते हैं। रवैये जो वो बिलाल साहब बात कर रहे थे अभी कि जब उनके अंदर शऊर आता है, शऊर कहाँ से आता है? शऊर कोई आसमान से नहीं गिरता है, शऊर तालीम से। जब हम तालीम हासिल करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हमें दुनिया का पता चलता है, तो उससे फिर हमें पता चलता है कि किन चीजों के अंदर। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, मुख्तसर कमेंट बिलाल कुतुब साहब का भी ले लेते हैं। बिलाल भाई, ये गोली किसी और को भी लग सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसमें कोई आपको मंतक, कोई अकल, कोई शऊर नजर आता है कि खुतबा निकाह के बगैर तो हम अपने बच्चियों और बच्चों का निकाह नहीं करेंगे। और खुतबा निकाह में निकाह का लफ्ज शामिल ही नहीं है, उसमें लफ्ज जो शामिल है वो लोगों के दिलों को जोड़ने का है। जहां काम जोड़ने का किया जा रहा है खुदा को हाजिर जानकर, वहां आप आग से खेल रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। ये इंतहाई तजाद है। अगर ये कल्चर का हिस्सा भी हमारे है या था, इतना मुतजाद हिस्सा है ये कि मेरे ख्याल में इसमें रियासत को तो अपना हिस्सा जरूर अदा करना चाहिए, लेकिन उलमा इकराम को भी अपना जो फर्ज है वो भी पूरा करना चाहिए। अगर आज वो ये फतवा दे दें कि शादियों पे फायरिंग करनी जो है वो हराम है, तो कौन सी ऐसी कयामत मिंबर पे ढल जाएगी। लेकिन उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। फरजाना बारी साहिबा और बिलाल कुतुब साहब, आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं मिशन क्लीन कराची की। सिविल अस्पताल के अहाते में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, पहले मरहले में मुतादिद क्वार्टर्स को मिसमार कर दिया गया। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा कि इस ऑपरेशन का दूसरा मरहला कब होगा? शहर भर में जो है तजावुज़ात के खिलाफ जो है भरपूर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर कब जो है DMC साउथ की जानिब से सिविल अस्पताल के आते में धोबी कंपाउंड के अंदर तजावुज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया गया है। सिविल इंतजामिया ने जो है, सिविल अस्पताल की इंतजामिया ने जो है DMC साउथ को एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कहा गया था कि इनकी तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। तो आज सुबह यहाँ पर जब टीम पहुंची थी तो उन्हें मज़ामत का भी सामना उठाना पड़ा। यहाँ के जो मकी थे वो मशीनरी के सामने आ गए थे और उसके बाद पुलिस और इंतजामिया के दरमियान जो है मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद इन तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। मेरे कैमरामैन मानी अगर आपको दिखा सकेगा तो पीछे नजर आ रहा होगा कि अस्पताल के आते के बाहर भी कुछ दुकानें मौजूद थी जिन्हें तोड़ा गया है। ये पहला मरहला था। अगले मरहले के अंदर जो है ये जो तमाम जो तजावुज़ात हैं जो धोबी कंपाउंड में बनी हुई है उनको तोड़ दिया जाएगा। अब हमारी जो तजावुज़ात के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बात हुई, उनका कहना था कि ये मुतादिद शिकायतें थी कि यहाँ पर जो है तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं, उसे फौरी तौर पर जो है मूव कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई। ख्वाजा हारिस कहते हैं मियाँ साहब की हालत तशवीशनाक हुई तो सजा मुअत्तली की अमूमी दरखास्त की बजाय तिब्बी बुनियाद के मामले पर ही जोर देंगे। आदिल तनोली आपको रिपोर्ट करेंगे। तिब्बी बुनियादों पर साबिक वज़ीर आज़म की सजा मुअत्तली का केस लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को नोटिस जारी कर दिया। नैब से भी 1 हफ्ते में जवाब तलब। नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स 6 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। दुराने समाज जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाए, जेल में क्या सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही? क्या कोई नया मेडिकल बोर्ड बनाना है? इस दरख्वास्त को क्या सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त से अलग देखा जाए? नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, जी ये दरख्वास्त अलग है जो तिब्बी बुनियादों पर दायर की गई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की सिफारिश पर नया मेडिकल बोर्ड बना। नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स हमें नहीं दी गयी। शरीफ खानदान को मियाँ साहब की सेहत की बहुत फिक्र है। अगर मियाँ साहब की हालत तशवीशनाक हुई तो फिर पहली दरख्वास्त की बजाय तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली के मामले पर ही जोर देंगे। अदालत आलिया ने केस की मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक PTI रहनुमाओं उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत आलिया में दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। बैरून मुल्क असासे छुपाने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। हुकूमत के बादशाह को सियासत से आउट करने का मिशन। PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान की आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक सदर ने बैरून मुल्क मौजूद असासे छुपाए, न्यूयॉर्क में फ्लैट और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी जाहिर नहीं की, JIT के सामने झूठ बोला, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार देने की इस्तदा। PTI रहनुमाओं की जानिब से न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी की पार्क लेन की टैक्स रसीदें भी बतौर सबूत दरखास्त के साथ मुंसलिक, ताहम दस्तावेजात गैर वाज़ेह होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। एतराज के साथ दरखास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला मंगल को समाअत करेंगे। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। जाली बैंक अकाउंट केस में नया मोड़, आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। नजरसानी की दरखास्त दायर, साबिक सदर ने मामला नैब को भिजवाने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। दरखास्त में फरियाल तालपुर का भी जिक्र किया गया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे आपको जुल्करनैन इकबाल। जाली बैंक अकाउंट केस, नैब के शिकंजे में बचने के जतन, आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। लतीफ खोसा के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत उज़्मा ने आर्टिकल 184(3) में अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। नैब को केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए DG तैनात करने की हिदायत एक तरह से रेफरेंस दायर करने का हुक्म है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म नैब की आज़ादाना तहकीकात में रुकावट है। जुबानी हुक्म में मुराद अली शाह, फारूक नाइक और अनवर मंसूर के भाई का नाम JIT से निकाला गया था, लेकिन तहरीरी हुक्मनामा इसके बरक्स है। दरख्वास्त में केस की मुंतकली पर भी एतराज, कहा मुकदमा, मुल्जमान, गवाहान और रिकॉर्ड सिंध में है तो केस इस्लामाबाद में क्यों मुंतकिल किया गया। फरियाल तालपुर एक स्पेशल बच्चे और 2 बेटियों की मां है। केस की मुंतकिली से खुसूसी बच्चे की देखभाल मुतासिर होगी। हमारे जो एतराज़ात हैं कानूनी और आईनी हैं और हमने इसमें यही अर्ज किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जाते हैं कि तफ्तीशी अमल को किसी तरीके से मॉनिटर या कंट्रोल अदालतों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुमकिन नहीं होता। साबिक सदर ने केस नैब को अरसाल करना गैर कानूनी करार देते हुए इस्तदा की कि अदालत 7 जनवरी के फैसले पर नजरे सानी करे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजी गई रकूम कानून के मुताबिक वापस लाएंगे। नैब का इजलास चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें ऑपरेशन और प्रोसिक्यूशन डिवीजन समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। चेयरमैन नैब का कहना था कि मुल्क में बदउनवानी नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। हालिया सर्वे के मुताबिक 59% लोग नैब पर यकीन रखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सिंध असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के MPA रमजान घांची पर हमले के मामले पर फिर झगड़ा हुआ। शोर शराबे से ऐवान गूंजता रहा। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे आपको। वो कपड़े धोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई कांट हियर यू। उनको चुप कराएं पहले। शोर शराबा, हंगामा, आराई, एहतजाज। PTI के अरकान असेंबली रमजान घांची पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश करने के लिए डट गए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते रहे रूल्स के मुताबिक करारदाद पेश की जाए, अभी वक्त नहीं आया। ऑपोजिशन को बहुत समझाया। लेट्स मेक दिस हाउस अ पार्लियामेंट हाउस। 5 साल आपको हुए हैं। ऑपोजिशन अरकान ने खूब नारे लगाए। मिस्टर स्पीकर, आपकी एक शदीद झगड़े के बाद जब करारदाद पेश की गई तो PTI अरकान ने वाक़े की शदीद मजम्मत की कि शहर में जुल्म हुआ है, आपके नाक के नीचे जुल्म हुआ है, और हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में आएंगे और असेंबली में आके अपने कुलीग के बारे में बात करेंगे। वजीर बल्दियात सईद गनी ने भी कहा ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने देखा कि इस वाक़े की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दी गई, बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के। MQM समेत तमाम अरकान असेंबली ने PTI की करारदाद की हिमायत की। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम गालियां खाने और धमकियां सुनने नहीं आए। समा के प्रोग्राम आवाज़ में मारूफ एंकर अली हैदर से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान में हिम्मत है तो ख़ुद बात करें, चमचों को आगे ना करें। ये भी कहा कि हुकूमत ये समझती है कि असम्बली के बाहर 1.5 लाख लोगों को जमा करके मसला हल कर लेगी तो कर ले। शाहिद खाकान अब्बासी ने मज़ीद क्या कहा, ये आप जान सकेंगे प्रोग्राम आवाज़ में रात 10:03 पर। हमारा काम हुकूमत की रहनुमाई करना है। हुकूमत से गालियां खाना हमारा काम नहीं है, हुकूमत से धमकियां लेना हमारा काम नहीं है,
اور یہ جو چمچے رکھے ہوئے عمران خان نے ان سے بات نہ کرائے، خود بات کرے اگر ہمت ہے تو بات اتنی ہے کہ حکومت نے اپنا کام کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام اسمبلی کے بعد 1.5 لاکھ آدمی لے کر آنا ہے تو لے آئیں، اس سے اگر ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں ضرور حل کر لیں. بڑی عجیب بات ہے کہ آج ایک جماعت ہے اقتدار میں جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں. وہ آج بھی دھمکیوں، گالیوں اور اس قسم کی گفتگو سے حکومت چلانا چاہتے ہیں. یہ معاملہ چلے گا نہیں زیادہ. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو نے وزیر اعظم عمران خان سے ان کا تعارف مانگ لیا. حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، خان صاحب بلاول کی قابلیت پوچھتے ہیں. بلاول بھٹو کے نواسے، بے نظیر اور آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں. خان صاحب اپنا تعارف کروائیے. بھائی کیس سندھ کا ہے تو سندھ میں رہنے دینا، سندھ میں نیب نہیں ہے. آپ پوچھیں گے بلاول صاحب کی، بلاول صاحب کا نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، بلاول صاحب کا والد آصف علی زرداری صاحب ہیں، صدر پاکستان رہ چکے ہیں. بلاول بھٹو کی والدہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے. آپ اپنا تعارف کراؤ خان صاحب. جتنے بھی بیان خان صاحب نے دیے، حسنے جیسے، آج ایک اور حسنے جیسا بیان دیا ہے کہ مجھے پارلیمنٹ میں بات کرنے نہیں دی جاتی. آپ خوابوں میں رہتے ہیں، اصل میں آپ پارلیمنٹ سے ڈرتے ہیں. اس حکومت کی معاشی پالیسی اس ملک کو، اس حکومت کو تباہ کر کے رکھ دے گی. ہمارا آسرا اللہ میں ہے، آپ کا آسرا انگلی میں ہے. انگلی کسی وقت بھی بیٹھ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ آگے بڑھتے ہیں. اداکارہ ریما خان نے سما ٹی وی کو انٹرویو میں سنسنی خیز انکشافات کر دیے. فلم انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، نیا پنڈورا باکس کھول دیا. معروف اداکارہ کہتی ہیں فلم انڈسٹری میں ہراساں کیا جاتا ہے. انکار پر کئی فلموں سے نکالا گیا، سین کاٹے گئے، شٹ اپ کال دینے پر ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، سکینڈلز بنوائے گئے. ایک اداکارہ نے تو زہر تک دینے کی سازش کی. یہ بھی کہا کئی سیاسی جماعتوں نے سیاست میں آنے کی بھی دعوت دی. میری 2-3 ایسی کولیگز ہیں جنہوں نے پورے پیک پر مجھے بہت ٹف ٹائم دیا، جان لیوا حملے بھی کروائے، کردار کشی بھی کی، بہت تنگ بھی کیا. ایک دفعہ تو کسی نے میرے گھر پہ فائرنگ کروائی تھی. اس کے بعد ایک میری کولیگ نے، میں کمرشل کر رہی تھی، شیمپو کا کمرشل تھا، تو کسی نے پوائزن دینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے بچا لی. جس کے ذریعے دینے کی کوشش کی تھی اسی نے آ کر بتا دیا آپ کی اچھی شکل و صورت ہے، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری آپ پر انگلی بھی اٹھا سکتا ہے، آپ کو غلط نظر سے دیکھتا بھی. دوسرے کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا ایج، کیا عہدہ، کس ادارے کا نام لوں. رسپیکٹ میں کمی آ جائے گی اگر میں نام لوں. ہراسمنٹ تو ہر شعبے میں، ہر ادارے میں ہے. مجھے بہت ساری آفرز ہیں. جو برسر اقتدار آیا سب نے گاہے بگاہے آفر کی. خواتین ونگ کی آپ چیئرپرسن بن جائیے. شہری رحمان صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بھی مجھے مسکراتے ہوئے کہا تھا. صاد رفیق صاحب کی مسز ہیں مسلم لیگ نون سے، غزالہ صاحبہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سوچو. خوشبخش شجاع صاحبہ ایم کے ایم حوالے سے، ایون خان صاحب نے بھی، بلکہ خان صاحب سے ایک دفعہ ڈانٹ بھی پٹ چکی تھی. ہم لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے شوکت خانم کی اسلام آباد میں. میں نے ڈائس پر آ کر کہا تھا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں شوکت خانم کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہوں. خان صاحب جب ڈائس پر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریما جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، میں اس کو صحیح اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. لالی ووڈ اداکارہ ریما خان کے بیان نے ہلچل مچا دی ہے. فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. پنجاب کے وزیر اطلاعات نے اداکارہ کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی اور کہا ہراساں کرنے سے متعلق کوئی بھی شکایت آئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی. ہراسمنٹ تو ہر شعبے میں، ہر ادارے میں ہے. ریما کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو، لالی ووڈ اور حکومتی رد عمل بھی سامنے آ گیا. ریما کے بیان پر فلم سٹار نور نے بھی سما سے گفتگو میں اپنے تجربات بیان کیے. جس طرح کی وہ بات کری، زہر دینے کی کوشش کی، اس طرح کی بہت ساری حرکتیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی. میرا میک اپ باکس چوری ہو گیا تھا. ٹیلی ویژن انڈسٹری میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ہراساں کیا گیا. فلم انڈسٹری میں مجھے بہت عزت کے ساتھ کام کیا ہے. فلم پروڈیوسر سید نور نے کہا کہ ریما کا بیان ان کے لیے بھی انکشاف ہے. انہوں نے
کیری کیا بڑی عزت کے ساتھ. انہوں نے عزت دی بھی ہے اور ان کی عزت کی بھی گئی ہے. میں نے ان کا شاندار کریئر دیکھا ہے اور ایسی بات پہلے تو ان کے منہ سے کبھی نہیں سنی, یہ پہلی بار ہی سنا ہے. سینئر اداکار غلام محی الدین نے کہا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی فلم انڈسٹریز میں ایسے واقعات معمول ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 کے بعد پورے ملک کا نظام بگڑا ہے. ہر شخص ہاتھ میں اسلحہ لے کے چلنا اپنے لیے بڑا قابل فخر محسوس کرتا تھا. اس کا ریفلیکشن انڈسٹری میں بھی آیا تھا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ریما کو پی ٹی آئی جوائن کرنے کی دعوت دے دی. پی ٹی آئی کو جوائن کریں گی تو بالکل ہماری پارٹی کے اندر خواتین کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پیسج بھی ملتا ہے. فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری سے وابستہ کوئی خاتون ہراسانی کی شکایت لے کر قانونی کارروائی کے لیے آئی تو ضرور ایکشن ہوگا. دوسری جانب لاڑکانہ کے گلوکار محکمہ ثقافت سندھ سے نالا گلوکارہ سلما ساگر کے علاج کے لیے پریس کلب کے سامنے گا کر احتجاج کیا. سلما کو ایمبولینس کے ذریعے مظاہرے میں لایا گیا. احتجاج کے بعد گلوکارہ سنم ماروی نے سلما ساگر کو لاہور علاج کے لیے بھجوا دیا. پانی سر سے گزرنے کے بعد وزیر ثقافت نے نوٹس لے لیا, مکمل علاج کی یقین دہانی کرا دی. نوید لاڑک کی رپورٹ. کا اب یہ حال ہو گیا, انتہائی کمزور اور بیمار. گھر کے باہر گٹر کا پانی جمع تھا, گود میں اٹھا کر ایمبولینس میں پہنچایا گیا اور ایمبولینس پہنچی لاڑکانہ پریس کلب, جہاں گلوکار برادری نے سلما ساگر کے علاج کے لیے محکمہ ثقافت سندھ کے خلاف احتجاج کیا اپنے انداز سے. احتجاج کے بعد سلما ساگر کو گلوکارہ سنم ماروی نے علاج کے لیے لاہور بھجوایا. پانی سر سے گزر گیا. سلما ساگر کی بیماری کی اطلاع وزیر ثقافت کو بھی مل ہی گئی. ان کا مکمل علاج کرایا جائے گا اور بہت اچھی فنکارہ تھی. ان پر یہ فالج کا اٹیک ہوا ہے یا جو بھی کچھ اور محرکات بھی ہوں گے, ان کی مکمل طور پر پوری چیک اپ بھی کرایا جائے گا اور ان کا مکمل علاج کرائے گا. سلما ساگر کئی مہینوں سے نفسیاتی مرض کا شکار ہیں اور انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہیں. کیا کراچی والوں نے پولیس کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا ہے؟ کراچی پولیس چیف نے شہریوں کی شکایات سننے اور اسے حل کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر مقرر کیا تو اس پر ساس بہو, چچی, بھتیجے, خراب میک اپ کی بھی شکایتیں آنے لگیں. 10,000 سے زائد شکایات میں سے صرف 400 ہی صحیح نکلی. اسی پر دیکھیے سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ. ساس ڈانٹتی ہے, بہو جھگڑا کرتی ہے, بیٹا پرسنل میسیجز بھابھی کو فارورڈ کر دیتا ہے, بیوٹی پارلر والی نے آج میک اپ ٹھیک نہیں کیا. یہ وہ شکایتیں ہیں جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے شکایتی واٹس ایپ نمبر پر کراچی والوں نے کی. سنجیدہ پلیٹ فارم پر غیر سنجیدہ شکایتوں پر امیر شیخ بھی حیران نظر آئے. ایک خاتون نے شکایت کی کہ میرے میسیجز میرا بچہ میری بھاوجوں کو دکھاتا ہے, تو بچے کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ یا میں میک اپ پارلر گئی تھی تو میرا میک اپ ٹھیک نہیں ہوا, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اس نے چارج زیادہ کیا ہے. لگتا ہے کراچی والوں نے پولیس کو ہی سنجیدہ لینا چھوڑ دیا, کیونکہ واٹس ایپ نمبر پر دسمبر 2018 سے اب تک 10,000 سے زائد شکایتیں آئیں, جن میں سے صرف 400 سے زائد صحیح نکلی, باقی گھروں کی کہانیاں. ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ نے تو کہہ دیا اب جو ایسا کرے گا بلاک کر دیں گے. عوام سے آپ کے میں بات کو سمجھ رہا ہوں, عوام سے گزارش کرتا ہوں جو آپ پولیس کے متعلقہ باتیں ہیں وہی کریں ورنہ آپ بلاک ہو جائیں گے. 6,663 میں سے صرف 139 شکایتیں قابل قبول بنی. ان میں بھی سب سے زیادہ شکایتیں پولیس افسران و اہلکار کے خلاف ہی تھیں, جبکہ زمین پر قبضے, دھمکیوں, فراڈ اور منشیات کی شکایات بھی کی گئیں. سعود بن مرتضیٰ, سما, کراچی. پہلے علاج بعد میں تفتیش. سندھ کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب تمام نجی اور سرکاری اسپتالوں میں زخمی شخص کو فوری طبی امداد دی جائے گی. سماج نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سندھ اسمبلی میں عمل عمر ایکٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا؟ جی بالکل, عمر بل جو ہے وہ متفقہ طور پر سندھ اسمبلی سے منظور ہوا ہے. یہ ایک بچی تھی جسے پولیس کی اندھی گولی کی وجہ سے اسپتال میں بر وقت علاج نہ ہوا, جس کی وجہ سے یہ بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی تھی, جس کے بعد سندھ حکومت نے اس پر فیصلہ کیا
कि अब कोई भी जख्मी हादसे का पहुंचेगा, या फायरिंग का हो या फिर रोड हादसे का जख्मी हो या किसी भी नौयत का कोई जख्मी अगर प्राइवेट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल पहुंचेगा तो पहले जो है वो उसका इलाज किया जाएगा, तफ्तीश बाद में होगी। इसके इस दौरान, इलाज के दौरान जो है वो सरकारी या प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो पैसों की तलब भी नहीं कर सकते, ना ही किसी किस्म को की तरह जो है वो जो जख्मी शख्स है उसके लवाहिकीन को हरासा किया जाएगा, ना ही जो है वो पुलिस कोर्ट के चक्कर लाजमी होते हैं। अमूमन जब हादसा का शिकार लोग पहुंचते हैं तो उन्हें कहा जाता है पुलिस का लेटर ले आए, तो ये लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां गुलबर्ग बेंगोली पाड़ा में शौहर ने बीवी पर छुरी से हमला करके नाक और हाथ काट दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज अली से बात करेंगे। शाहनवाज, खातून की हालत कैसी है और इस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, खातून की हालत तो काफी खतरे बेहतर है। कराची का इलाका है गुलबर्ग, जहां बंगाली पाड़े में घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने अपनी बीवी की नाक और हाथ काट कर जो है फरार हो गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के जो कब्जे से जो छुरी है वो भी बरामद कर ली है। मुकदमा किया जा रहा है। शाहनवाज अली, आपका शुक्रिया। तनख्वाहों में इजाफा ना हुआ, अलाउंसेस नहीं बढ़ाए गए। सिंध के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने ओपीडीज में काम छोड़ हड़ताल कर दी है। सिविल, अब्बासी, जिना, लियारी जनरल अस्पताल में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लारेब शेख की रिपोर्ट। न मरीज का एहसास, न अपने हल्फ का ख्याल। कराची में सरकारी अस्पताल के मसीहा एहतजाज पर उतर आए। गरीब मरीजों को बीमारियां सता रही हैं, मगर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में इलाज के दरवाजे बंद हैं। मसीहा तनख्वाहें और मुराद ना मिलने पर एहतजाज पर हैं। हमारी पूरम स्ट्राइक का मकसद ये है कि हमारे डॉक्टर्स की फ्रॉम द हाउस ऑफिसर टू द प्रोफेसर इक्वल करें, पंजाब और KPK के बराबर करें। अब्बासी शहीद, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल और सिविल अस्पताल में मरीज आ रहे हैं, मगर इलाज से मायूस हैं। उनको सैलरी मिल जाएंगे, यहाँ से जो जान से जाएंगे लोग वो क्या करेंगे? सुबह से हम आए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम घरों पे छोड़ के आए, कोई है ही नहीं हमारा देखने वाला। पट्टी करानी थी, डॉक्टर साहब नहीं, अभी परेशानी हुई, 2 घंटे से खड़े हुए हैं हम लोग। पड़े हुए, कोई एक्शन ही नहीं है, डॉक्टर हड़ताल होता है। डॉक्टर्स ने धमकी दे रखी है, सिंध हुकूमत मुतालबात मान ले वरना ओपीडीज तो 3 दिनों के लिए बंद ही हैं। इमरजेंसी में भी काम बंद हो जाएगा। कोई अपना घर छोड़ के आया है तो कोई अपना शहर, कई दूर से आए डॉक्टर्स के इंतजार में बैठे ये मरीज आखिर जाए तो जाए कहाँ? कैमरामैन एरिक परेरा के साथ लारिब शेख, सामा, कराची। कराची में निजी स्कूल्स की जायद फीसों की वसूली के मामले पर क्या किया? अदालती हुक्म पर कितना अमल दरामद करवाया? सिंध हाई कोर्ट डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी की कारकर्दगी से नाराज, फिर से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। कराची में मनमानियां करने वाले, वालिदैन को जायद फीस लेकर परेशान करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ क्या किया? डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी की कारकर्दगी पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जजेस गुस्से में आ गए। जस्टिस मिसेस अशरफ जहां ने रिमार्क्स दिए, लगता है आपकी काबिलियत यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी ने बताया 2 बड़े निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर चुके हैं। इन स्कूलों ने 2005 से ही फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं करवाया। वालिदैन के वकील ने कहा, निजी स्कूलों ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। पेरेंट्स जाते हैं स्कूल, वो ये कहते हैं कि ये जो है वो हमारे स्कूल पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ फलाना स्कूल के लिए, फलाना स्कूल के लिए। बड़े वाज़े ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट के भी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा वाज़े कर दिया है, लेकिन इस चीज़ को कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए मौजूद ही नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मामला कोई तो ओन करे, हर कोई जान छुड़ाता है। मंसूब सिद्दीकी बहुत मासूम हैं, दिल चाहता है इनकी चाय वगैरह से तवाज़ो करें, एडिशनल एडवोकेट जनरल इनकी मामनत करें। अदालत ने डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स को अहकामात पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया और खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दिया। साथ साथ जिन निजी स्कूलों ने फीसें वापस की हैं उनकी तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। बर्फबारी की परवाह नहीं, बारिशों की शाबाश पाकिस्तान के सिपाहियों। पोलियो वर्कर्स ने मुल्क भर में जारी नए साल की पहली पोलियो मुहिम में 99% हदफ पूरा कर लिया। फरार अब्बानी की रिपोर्ट। पोलियो
پولیو کے خلاف جنگ میں پاکستان کے سپاہیوں کا بڑا کارنامہ۔ پولیو ورکرز نے سال کی پہلی پولیو مہم کا ہدف پورا کرنے کے لیے جان لڑا دی۔ بارش، برف باری اور موسم کی سختیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 90% سے زائد ہدف پورا کر لیا۔ 95% ہم کافی عرصے سے کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مسئلہ جو رہ جاتا ہے وہ ان 5% میں رہ جاتا ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں۔ 2019 کی پہلی پولیو مہم میں 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر تھا۔ پولیو مہم میں 3,60,000 پولیو ورکرز نے حصہ لیا۔ اسلام آباد میں مقررہ ہدف سے زائد 10,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ جو پولیو ٹیمز ہیں ان کو ویلکم کریں اپنے گھر میں۔ پولیو ورکرز کو لوگوں نے عزت دینا اور صحیح جو ان کا جو رتبہ ہے وہ دینا شروع کر دیا، جو وہ محنت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سال آپ پولیو کا خاتمہ کر دیں گے۔ گلگت بلتستان، نارتھ کے پی کے، آزاد کشمیر سمیت برف باری اور شدید سرد علاقوں میں پولیو مہم 2 روز مزید جاری رہے گی۔ کراچی کورنگی میں گزشتہ روز ہونے والے ضمنی الیکشن کے باعث پولیو مہم ملتوی کی گئی تھی، جو آج جاری رہی۔ کیمرہ مین جمیل مروت کے ساتھ فرح ربانی، سما، اسلام آباد۔ IMF کے پاس ضرور جائیں گے لیکن ملک کے وقار کا خیال بھی رکھیں گے، وزیر خزانہ اسد عمر نے بتا دیا۔ برآمدات بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز بھی مانگ لی۔ لاہور سے محمد لقمان کی رپورٹ۔ وزیر خزانہ کی لاہور چیمبر کے ارکان کے ساتھ بیٹھک، شکوے شکایتیں سنی اور حکومتی اقدامات گنوائے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات سے متعلق بھی بات کی۔ تاجروں کو بتایا کہ سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل جاری ہے لیکن اس کے لیے حکمت عملی بدلی ہے۔ بہت سارے ادارے جو ہیں ہم نے ایکٹیو لسٹ سے نکال دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ادارے سپوزڈلی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہیں۔ کوئی پرائیویٹائزیشن کے لیے ان پہ کام نہیں ہو رہا ہیں۔ وہ کنٹرول میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے، جس کا کام ہی نہیں اس ادارے کو ٹھیک کرنا، ٹھیک چلانا۔ نہ آپ ان کو ریفارم کریں، نہ پرائیویٹائز کر رہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ تاجروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے تمام وفاقی ٹیکسوں کو یکجا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ مسٹرسٹ ہے، بزنس جو ہے وہ سرکار کو ٹرسٹ نہیں کرتی، سرکار جو ہے وہ بزنس کو ٹرسٹ نہیں کرتی۔ یہ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے تاجروں کی تجاویز پر عمل کریں گے۔ انہوں نے FPCCI کے ریجنل دفتر کا بھی دورہ کیا اور تاجروں کی شکایات سنی۔ کیمرہ مین خلف فیاض کے ساتھ محمد لقمان، سما، لاہور۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ منی بجٹ سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ اور ایکسپورٹ بڑھیں گی۔ نئی ویزا پالیسی سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی امید ہے۔ کہا کہ انڈسٹری لگ جانے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اناؤنس کر دیے کہ ویزاز آن دا اسپاٹ ملیں گے، اور وہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے امید ہے کہ وہ سسٹم صحیح ہو جائے گا، انڈیا کے الیکشنز نہ ہو جائیں اور پھر ہمارا پولیٹیکل تعلقات بہتر نہ ہو۔ میں تو ذاتی طور پر میں تو بہت تیار ہوں کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا۔ منی بجٹ میں ان کے لیے کافی سہولتیں دے دیے ہیں، ڈیوٹیز اسٹرکچر چینج کر دیے، رو مٹیریل کے اوپر ڈیوٹی کم کر دیے، اور انشاءاللہ اس کا بھی پھل نکلنے والا ہے۔ جاب کریشن ہو رہی ہے، انڈسٹری بڑھ رہی ہے۔ بلیٹن سے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ پائیں گے پروگرام 7 سے 8۔ دیکھتے رہیے سما۔